आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल गई है, कैसा लग रहा है अभी? स्टार्टिंग में तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब पक्का मेरा ही नाम आया है। हाँ। एक ही पीडीएफ को बार बार डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर रहे थे कि अच्छा। कि कहीं दूसरा मतलब फेक पीडीएफ तो डाउनलोड करके मेरा नाम नहीं देख लिए। आपने और कोई भी एग्जाम्स दिए बीपीएससी के अलावा? मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था लेकिन नहीं हो पाया। आपको टोटल कितना टाइम लग गया इस तैयारी को करते हुए? टोटल जैसा कि कॉलेज का अगर पीरियड को जोड़ लें तो लगभग 4 साल मुझे लग गए होंगे। जैसे बीपीएससी का एक इकोनॉमिक्स कम पूछती है बीपीएससी। बिहार स्पेशल का एक जैसे हिंदी मीडियम में एक आता है इम्तियाज अहमद सर का बुक, उसमें सारा मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का सारा चीज़ दिया है। अभी बीपीएससी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में कोई है तो वो इससे है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ है अंकित जी, जिन्होंने बीपीएससी का 23 रैंक के साथ डीएसपी पोस्ट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक हासिल किया है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे पोस्ट के साथ सिलेक्शन लिया है। और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी, सो दैट कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी को क्लियर कर सकें। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जैसा कि आप बता ही दिए कि अंकित कुमार रंजन है। हाँ। और मेरी पढ़ाई एनआईटी जमशेदपुर से ही हुई है। बीटेक मैंने किया है इलेक्ट्रिकल में और इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट था और 23 रैंक के साथ डीवाईएसपी का पोस्ट इस बार हमको मिला है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब अपना रूम दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किस किन बुकों के आधार पे अपने तैयारी स्टार्ट की थी और अभी मैंने बीपीएससी में रैंक 23 ला के सफलता हासिल की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिखरा बिखरा रूम, जैसा कि हर मतलब बेसिकली लड़कों का होता ही है ऐसा रूम। बिखरा बिखरा रूम है, कहीं पे बैग रखा हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान भी मतलब बेड पे रहता है पड़ा हुआ। एक जो जब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो भगवत गीता जैसा एक बुक है, जब आप डिमोटिवेट मतलब पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने तो काफ़ी मतलब जब भी रिजल्ट के टाइम रहता था मैं ज़रूर उसको पढ़ने का ट्राई करता था, जिससे काफ़ी हेल्प मिलता था। और रहा इतना बुक देख के डरना नहीं है, क्योंकि सारे बुक नहीं पढ़ने होते हैं। इसमें बहुत सारा तो टेस्ट सीरीज का पेपर है जो कि मतलब एक बार बस टेस्ट सीरीज देना होता है फिर हटाना होता है, तो डरना नहीं है बिल्कुल। दूसरा, और कुछ कुछ जो है यूपीएससी के मैगजीन वगैरह थे उस टाइम मैंने लिए थे, वो भी पढ़ना नहीं है, बस घबराना नहीं है, इतना भी बुक नहीं पढ़ना होता है। लेकिन हाँ, ये सब मेरे बुक हैं, इसी को आधार बनाकर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपनी। ओके, जैसे आपका एनआईटी से आपने किया है बीटेक, तो एनआईटी के बाद आप अच्छे प्लेसमेंट में जा सकते थे, वहाँ भी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ थे। हाँ, कॉलेज में मतलब एक टाइम सेकेंड ईयर के बाद फील आ गया था कि अब जाना है तो सिविल सर्विसेज वाला फील्ड में ही जाना है। ओके। तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि करना है। मेरा मीडियम वैसे हिंदी रहा था, तो और भी कॉलेज में कुछ सीनियर लोग थे जो बोले थे कि हाँ मतलब प्लेसमेंट लोगे तो पढ़ाई में थोड़ा निकालने में टाइम दिक्कत होगी, तो मैंने उसके लिए फिर प्लेसमेंट नहीं लिया। ओके, तो आप एकेडमिकली अगर हम पूछें तो बचपन से कैसे थे? बचपन से बिहार बोर्ड में पढ़ाई हुई थी। हाँ। और मतलब अपने क्लास के तो टॉपर थे उस टाइम तक। जब मैट्रिक की परीक्षा भी थी उस टाइम भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे थे। बहुत बढ़िया। फिर और इंटर में भी अच्छे मार्क्स थे और फिर जेई का एग्जाम क्लियर किए और मतलब कॉलेज तो मतलब मिल गया। एकेडमिक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हाँ मतलब राइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी 69 का रिजल्ट आ चुका है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से इस बार के जो रैंक 1 रहे हैं उज्जवल कुमार रहे हैं, साथ ही साथ 100+ टॉपर्स रहे हैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से। सो आप समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की जो टीचर्स हैं और कंटेंट क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला ने लॉन्च किया है अपना सक्षम 3.0 एंड प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेस, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में है, जिसमें मिल रहा है आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लासेस नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। ये जो बैचेस हैं 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। जो सक्षम 3.0 बैचेस है और प्रथम 3.0 जो बैचेस हैं ये फाउंडेशन बैच है 71 बीपीएससी के लिए। और ये मैंने जैसे आपको बताया जो सक्षम है वो आपका इंग्लिश में मिलेगा और जो प्रथम है वो हिंदी में मिलेगा। और जो इनके एक्चुअल प्राइस है वो 9,999 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये 4,999 में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आप मेरा कोड S750 यूज करें, जिससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और अपने ड्रीम को अचीव करें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल गई है, कैसा लग रहा है अभी?
स्टार्टिंग में तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब पक्का मेरा ही नाम आया है। हाँ। एक ही पीडीएफ को बार बार डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर रहे थे कि अच्छा। कि कहीं दूसरा मतलब फेक पीडीएफ तो डाउनलोड करके मेरा नाम नहीं देख लिए। ओके। फिर बाद में लगा कि नहीं, 3-4 बार कि हाँ ठीक, अब तो लग रहा है मेरा ही नाम है ये। राइट, तो अभी लग रहा है आप डीएसपी बन गए हैं, कुछ शक्तियां आ गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है बस हाँ पास हो गए। एक था मतलब जो सबसे मेन स्ट्रगल का फेज, वो अब खत्म हो गया। अब कुछ दिन के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तब डीएसपी का फील आएगा, अभी तो बस। ओके। अच्छा, जैसे आपका एकेडमिक काफ़ी अच्छा था और आपके सारे जानने में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या फिर नए स्टूडेंट जो बीपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है जिनका बैकग्राउंड एकेडमिकली अच्छा नहीं रहा है, कॉलेज स्कूल टाइम पे उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके तरह क्लियर कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा अगर बेसिक जो नींव है वो बैकग्राउंड अच्छा रहा है, उसका बस एक बेनिफिट मिलता है कि जो 6 to 12 का जो हम लोग एनसीईआरटी बाद में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, उसमें हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता था, क्योंकि मतलब मेरा काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ रहा था एक बचपन में भी, तो समझने में। अगर किसी का पीछे जो जो 10th-12th वाला बैकग्राउंड है वो खराब रहा है, अभी भी वो मतलब एक अच्छा एज में रहते हैं और आराम से वो 6 क्लास से क्लास 7 के बुक को आप अगर ग्रेजुएशन में समझने का प्रयास कीजिएगा तो इजी लगता है। राइट, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे? मेरे पापा सरकारी स्कूल में टीचर हैं, ओके। बिहार में जो नियोजित टीचर वाले होते हैं। और एक मम्मी जो है वो हाउस वाइफ हैं, लेकिन अब तो होम मेकर बोलना अच्छा रहेगा। और 2 दीदी हैं, एक का जॉब मेरे मतलब एनआईटी में जाने के बाद हुआ था, अभी बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर हैं वो। ओके। आप पटना में रह के तैयारी कर रहे थे, तो कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे तैयारी करने का आपका सिलसिला? कह सकते हैं कि जब आपने स्टार्टिंग करी तैयारी की एनआईटी ख़त्म करने के बाद, कैसे किया इसके? एनआईटी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। अच्छा। उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मतलब एक हो गया कि अब घर जाना है या कहीं दिल्ली या पटना जाके तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो मेरे दिमाग में एक बार आया भी था कि जब सेल्फ स्टडी करना है तो घर जाके करते हैं। तो फिर पेरेंट्स बोले कि नहीं, मतलब घर में एक माहौल नहीं मिल पाता है, मतलब आपको कंपटीशन नहीं मिल पाएगा, बच्चे नहीं है, मतलब घर का माहौल एक मतलब वो होता है आपके कंफर्ट, वहाँ पे आपको कंफर्ट काफ़ी मिलेगा। जबकि बाहर थोड़ा आप अपने कंफर्ट से बाहर आइएगा। और यहाँ जैसे पटना मैंने चुना, यहाँ काफ़ी लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते थे, मतलब 10 घंटा वहीं रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब एक रूटीन बेसिकली फॉलो हो जाता था, तो इसलिए इधर ही रह गया। अच्छा, जैसे आपके पेरेंट्स टीचर हैं, उनका भी योगदान रहा होगा फिर तो आपके एकेडमिक में? हाँ काफ़ी योगदान है, मतलब मेरे क्लास 10th तक की पढ़ाई में तो मतलब पापा का काफ़ी योगदान था। मतलब जब वो स्कूल से आते थे तो हम कहीं भी खेल कूद रहे हैं तो आएंगे घर पे, स्कूल में हमको क्या होमवर्क मिला वो, फिर एक बेसिकली वो जो मतलब डेली हमको होमवर्क देते हैं वो अच्छे से किए हैं कि नहीं किए हैं। और टीचर है तो मार पिटाई भी अच्छे से होता था, तो पढ़ने में रुचि आ गया था। मतलब नहीं भी आता तो आ गया, है ना? ओके। सो आपने और कोई भी एग्जाम्स दिए बीपीएससी के अलावा? मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था लेकिन नहीं हो पाया। कितने अटेम्प्ट दिए उसके? 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया था, नहीं हो पाया। तो फिर इसका चूंकि कंटिन्यू चल रहा था, प्री का हो चुका था उस टाइम तक, हाँ। तो मेंस भी देना था, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करने लगे फिर कि लास्टली ये होप है कि मतलब एक बीपीएससी हो जाएगा। ओके। आपका बैकग्राउंड अच्छा था तो आपने एनसीईआरटीज वगैरह दोबारा से पढ़े इसके लिए जब कंपटीशन की तैयारी करने स्टार्ट की? जरूर जरूर, मतलब वो एक होता है ना कि जब आप तैयारी के फेज में आते हैं, जब आप टॉपर्स के वीडियो देखते हैं, आप ही की तरह कई सारे चैनल वाले डाले थे, आपके भी मतलब एक चैनल पे मैंने वीडियो देखा था। सबको मतलब बेसिकली बोलते ही एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, तो अब कौन रिस्क लेके नहीं पढ़ेंगे, मतलब मेरा बेसिक है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक्स अभी रखे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे एनसीईआरटी होगी? नहीं, एनसीईआरटी तो भी घर लेते गए थे इस बार, क्योंकि जैसे दीदी को भी बीपीएससी देना है तो उनको चाहिए था कि हमको भी दे दो। किताब से बाकी मेंबर? हाँ, मतलब कि आप टिक आउट करके रखे होगे, अच्छा। उसमें क्या क्या अच्छा है और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज जो नोट डाउन किए होगे वो हम देख लेंगे। ओके, ये काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपके सिस्टर्स को, राइट? ओके। जब आपने डेडिकेटेड होकर तैयारी करी थी और अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो कितना टाइम ड्यूरेशन रहा आपका ये? मेरा तो टाइम ड्यूरेशन हमको लगता है प्रिपरेशन का पूरा लगभग 3 साल का रह गया। अच्छा, लेकिन 3 साल हाँ, लेकिन चूंकि मेरे साथ में कॉलेज भी था तो कॉलेज के लिए भी टाइम निकालना था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि आप कॉलेज को पूरा तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कॉलेज भी पास आउट करना होता है हम लोग को। अदरवाइज आपको क्या लगता है कितना टाइम इसमें पर्टिकुलर बीपीएससी में लगेगा अगर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है? अगर कोई मतलब और कोई तैयारी को ध्यान में नहीं रखा है कि मतलब उसको रेलवे का भी एग्जाम देना है या कोई और एग्जाम देना है, सिर्फ बीपीएससी पे फोकस है
और टाइम है उनके पास, तो 1 साल काफ़ी है कि वो अच्छे से पढ़ाई करके निकाल सकता है इसको। आपने बीपीएससी के अलावा और भी एग्जाम्स दिए? हाँ, यूपीएससी का एक बार दिया था, लेकिन उसका प्री ही नहीं हो पाया। उसके बाद बीपीएससी पे उस टाइम फोकस कर लिए थे और ये एग्ज़ाम को ही कंटिन्यू किए थे। ओके, आपको टोटल कितना टाइम लग गया इस तैयारी को करते हुए? टोटल जैसा कि कॉलेज का अगर पीरियड को जोड़ लें तो लगभग 4 साल मुझे लग गए होंगे। हाँ। और कॉलेज में चूंकि टाइम कम मिलता है तो उसमें काफ़ी कम पढ़ते थे, मतलब 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी कॉलेज के भी अपना शेड्यूल रहता था, 75% अटेंडेंस रहता था। बाकी इधर कॉलेज के बाद 2023 मई के बाद या अप्रैल के बाद वो पूरा मेरे पास टाइम था जब हम मतलब 10 घंटे 8 घंटे आराम से दे सकते तो हैं। पूरे 1 साल मिल गया था आपको? हाँ। ओके, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड उतना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो, एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर जो सिविल सर्विसेज की सोचते हैं तो जनरली वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और थोड़ा सा एकेडमिक में अच्छे होते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि 1 साल में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, 2 साल में किया जा सकता है? आपका अकॉर्डिंग कितना एक आइडियल टाइम होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, अगर वो एवरेज इतने घंटे डेली पढ़े तो? मुझे लगता है अगर अभी वो ग्रेजुएशन में ही है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तब तो उनको आराम से टाइम लेना चाहिए और 2 साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और अच्छे से, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई हैं वो अब भी नहीं पूछी जाएंगी, वो सभी मतलब पूरा ब्रॉड स्कोप रख के पढ़ना है। लेकिन जो जैसे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है उनको मतलब 1 साल का अपना शेड्यूल रखना चाहिए कि हाँ 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है, निकाल के टाइम और अच्छे से पढ़ना है। ओके, जब आप पटना में रहने लग गए थे, यहाँ पे तैयारी करना आपने स्टार्ट किया, तो कैसे स्टार्ट किया? कोचिंग ली, किसी से गाइडेंस ली, मटेरियल्स कैसे आपने अरेंज करे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? मटेरियल्स तो कॉलेज में हमारे सीनियर थे, वो लोग कुछ बता दिए थे, और अभी तो यूट्यूब पे काफ़ी मतलब टॉपर्स के इंटरव्यू अवेलेबल हैं जहाँ मतलब आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस मिल सकता है कि मतलब वो खुद उस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं तो वो क्या क्या पढ़े हैं। और ऐसा नहीं कि आप किसी पे मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर लीजिए। ऐसे 10 टॉपर के आप इंटरव्यू देखिए, उनमें जो जो कॉमन लगे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो 10 के 10 तो झूठ नहीं बोले होंगे ना। तो कॉमन जो जितने भी बुक हैं रेफरेंस बुक, उनको बेसिक अच्छे से जितना पढ़ सकते हैं, और मेन है कि एक सब्जेक्ट के एक बुक रखिए और उसको जितना बार रिवीजन कर सकते हैं। राइट। जैसे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट टाइम आपने यूपीएससी दिया था, चलो उसका नहीं हुआ, बट आपका बीपीएससी में हो गया, तो आपके साथ भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन काइंड ऑफ चीज़ें हुई हैं? क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। नहीं, लेकिन होता है, मतलब जैसे आप जब एग्जाम के साइकिल में आइएगा, हाँ। रिजल्ट तो सबसे लास्ट में आता है। जब एग्जाम के साइकिल में आते हैं तो बहुत बार मतलब लगता है कि अप एंड डाउन आते हैं, मतलब सेल्फ डाउन काइंड ऑफ चीज़ होती है। हाँ, लगता है कि मतलब कि जैसे आप प्री के कोई टेस्ट सीरीज लगाने गए, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं है, मतलब खुद लगने लगता है कि प्री भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पता नहीं था कि रिजल्ट आज पक्का आ ही जाएगा। हम लोग खुद 70th बीपीएससी का तैयारी के लिए लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे अच्छे से जो करंट अफेयर्स वगैरह है। तो इतना मतलब श्योर थे हम अपने रिजल्ट के बारे में कि 70th का अच्छे से तैयारी कर रहे थे, हमको पता नहीं था ना कि रिजल्ट हो ही जाएगा नहीं होगा। ये बहुत अनसर्टेन वाला चीज़ है। ओके, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि तैयारी जो स्टूडेंट्स नए हैं जो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर इसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है एनसीईआरटी के साथ में सिलेबस देखना चाहिए, तो वो कैसे अप्रोच करें इन दोनों चीज़ों को? सबसे पहले एक सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी का एक इकोनॉमिक्स कम पूछती है बीपीएससी, तो उसको मतलब इतना मतलब ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। जैसे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लोग मुन्नाल सर का जो वीडियो होता है वो पूरा का पूरा देखते हैं। बीपीएससी के लिए वो मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिलेबस तो एक मतलब किसी भी एग्जाम को आपको देना है तो सिलेबस ही तो बताता है कि एग्जाम क्या है, मतलब क्या पढ़ना है। एक बार सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी जो है, मतलब इसको पहले बीपीएससी के प्री थे उसमें लुसेंट का भूमिका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 68 से तो एनसीईआरटी मतलब आपको पढ़ना मतलब ज़रूरी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो पैटर्न काइंड ऑफ चेंज हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रवृत्ति हो गई अब? जैसे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो करंट अफेयर्स के खास करके, कोई भी जो लोकल कोचिंग के मैगजीन होते हैं उससे मतलब 30 में से 28 मैच कर जाते थे। अब नहीं है, मतलब कि आपको न्यूज़पेपर में थोड़ा टाइम देना होगा या आपको खुद से एक्टिव रहना होगा कि करंट में क्या क्या चल रहा है। इसके साथ ही पहले लुसेंट से काफ़ी सवाल आते थे, जैसे रेलवे में आते हैं, ये अब पैटर्न घट गया है। जैसे जनरल साइंस के भी जो सवाल होते हैं वो टेक बेस्ड होने लगे हैं। जैसे हम ही लोग में 69th में पूछा गया था कि ये जो चैट जीपीटी है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब लुसेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये सब मतलब आपको
जो उस टाइम के करंट न्यूज़पेपर हैं उस सब में मिलेंगे। तो ये एक पैटर्न चेंज है। और दूसरा, हिस्ट्री में भी इसी तरह से पहले लुसेंट से काफ़ी सवाल आते थे, अब आते हैं लेकिन इंटेंसिटी घट गया है। इसके लिए आपको मतलब डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए जो बेसिक बुक है, रेफरेंस बुक है या फिर आपका एनसीईआरटी है, वो आप उसका कमांड होना चाहिए। राइट। अब पीवाईक्यू की बात करते हैं, तो पीवाईक्यू को कैसे अप्रोच करें और बीपीएससी के लिए कितने सालों के पीवाईक्यू लगाने चाहिए? पीवाईक्यू के लिए अगर सही बोले तो मतलब अगर कहा जाए तो प्री के लिए तो मतलब जितना मतलब आपको पुराना मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन है वो मतलब अगर वो 38 बीपीएससी में पूछा गया तो इस बार भी पूछ ही सकता है। तो और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको हार्ड भी नहीं लगेगा बनाने में, सिंगल सिंगल क्वेश्चन रहते हैं। तो मेनली 38 से बीपीएससी के मिलने लगते हैं सारे मार्केट में पीवाईक्यू, तो वो पीवाईक्यू उठा लीजिए। और मेंस के लिए जैसे केबीसी नैनो का बुक आता है, मतलब उसमें मेन आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या आया है। उसके बाद खुद से जाइए, गूगल पे जाइए, वो क्वेश्चन सर्च कीजिए, बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, उनमें उसका आंसर क्या है, आप जो बुक से पढ़े हैं वो बुक में इसका आंसर क्या है, उन सबसे एक अच्छा आंसर बनाने का प्रयास कीजिए और उसको एक कॉपी में लिखिए, क्योंकि बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन रिपीट करती है। राइट। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपका टाइम के साथ सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें विथ रिसोर्सेज। प्री और मेंस की क्या इंडिकेटेड तैयारी करने, ये एक स्ट्रैटजी आप स्टेप बाय स्टेप बताइए विथ रिसोर्सेज। जैसे तैयारी तो सबसे पहले मतलब अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेंस से स्टार्ट करना चाहिए, प्री का उतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि लास्टली 1020 मार्क्स में 900 मार्क्स मेंस ही है, मतलब आपको पास भी कराएगा और रैंक जो भी है सब चीज़ यही दिलाने वाला है आपको। और प्री तो बस क्वालिफाइंग है। तो लेकिन हाँ, बेसिक सिलेबस काफ़ी मैच करते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा था मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक भारत होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसको मतलब अच्छे से मतलब 15 बार रिवीजन कर सकते हैं। 15 बार मैंने, मुझे याद नहीं है, मैं गिना नहीं कितने बार रिवीजन किया होगा, लेकिन 20 बार तो किया ही होगा। इसके अलावा जो एंशिएंट और मेडाइवल आता है उसके लिए ये एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से मतलब तैयार कर लीजिए। 11th का एनसीईआरटी जो आता है वो ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की और सतीश चंद्रा सर की। और इसके साथ हिस्ट्री में लुसेंट पढ़ सकते हैं साथ में रिवीजन के लिए, मतलब ठीक रहता है। लुसेंट के कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही मैच करते हैं, तो आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। और इसी तरह पॉलिटी के लिए तो मतलब सबको पता रहता है, लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना है, वही मतलब इनफ है। इससे आगे अगर पूछेगा तो कोई नहीं बना रहा है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी का जहाँ तक बात रहा तो उसके लिए एनसीईआरटी का सजेशन मैं दूंगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा वो ऑप्शनल था, तो मैंने 3-4 बुक थे उसके। और चूंकि मैंने तैयारी पहले स्टार्ट की थी तो उस टाइम ऑप्शनल के वेटेज थे, ऑप्शनल 300 मार्क्स का था, तो अच्छे से तैयारी की थी, तो 3-4 बुक पढ़े थे। तो वो तो आपको नहीं पढ़ना है, उसके लिए बस बेसिक एनसीईआरटी जो 6 to 12 वाले होते हैं वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है। इसके अलावा जनरल साइंस के जो आते हैं वो आपको, जैसे विजन का मैगजीन आता है उसमें भी कवर हो जाता है जो साइंस का सेक्शन है, या फिर आप ये लुसेंट का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है वो तो खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो तो पढ़े ही पढ़े, क्योंकि बायोलॉजी मतलब हम लोग का एक तरह से वीक रहता है, काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो वो काफ़ी अच्छा लुसेंट में दिया हुआ है, तो वहाँ से मैंने किया था। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे मेंस के सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। बिहार स्पेशल वगैरह? बिहार स्पेशल का एक, जैसे हिंदी मीडियम में एक आता है इम्तियाज अहमद सर का बुक, उसमें सारा मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का सारा चीज़ दिया है। वो सबसे मतलब अच्छा बुक हमको लगता है। और इंग्लिश में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्राउन का एक बुक आता है, इम्तियाज अहमद सर का नहीं आता है वो बुक, तो वो क्राउन ओके, का। इसमें जो मेंस में मैथ के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए क्या किया आपने? देखिए, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा था तो मुझे उसमें मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं था, बस उसके लिए पीवाईक्यू बना लिया था। ओके, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं उनको क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए कि मैथ के कैसे वो 10 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के वो कैसे आते हैं, और जो पैटर्न आपको लगे कि जैसे रीजनिंग के कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एक बार अच्छे से कोई रीजनिंग का बुक में आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या मतलब इसका बेसिक क्या होता है सॉल्व करने का। बीपीएससी का जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप एक बार उसके पैटर्न को समझ लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आता है तो एक बार उसका बेसिक देख लीजिए कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो उन सब क्वेश्चन को, उसके बाद वो हो जाएगा। ओके, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके नोट्स भी आपने बनाए होंगे, तो नोट्स कैसे बनाते थे? देन रिवीजन का क्या प्रोसेस था मेंस ओरिएंटेड? देखिए, नोट्स मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक बार ट्राई किया था बनाने का, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि नोट्स नहीं, मैं बुक बना रहा हूँ। मतलब कभी ये इंपॉर्टेंट लगता था, फिर जब भूल जाते तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगने लगता था।
तो मैंने तो बुक को सब नोट्स मतलब उसके बाद मैंने छोड़ देता था, बुक को जितना मतलब उसके अंडरलाइन कर लेते थे, और मतलब 2-3 पेन से करते थे कि जो हमको जैसे कुछ एक ग्रीन पेन रखते थे जो हमको याद ही नहीं होता है, ये तो देखना ही देखना है एग्जाम के टाइम में, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला वो बुक के ऊपर में ही मतलब उस जगह जैसे प्राइम मिनिस्टर सेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला वो वहीं पे हाईलाइट करके लिख दिए, या सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया रूल आया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ नए वैल्यू इनिशिएटिव आए, एडिशन जो करने हैं उसमें बुक वहाँ में पे कर कर दिए। दिए। ओके, जो ऐसे है उसके लिए कुछ अलग से टाइम दिया? इससे अभी बीपीएससी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में कोई है तो वो इससे है, और अगर हिंदी मीडियम से हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको कहीं मिल सकता है वो आपको इससे में ही मिल सकता है। ओके। और इसके लिए जैसे सबसे अच्छा बुक मतलब मेरे जानकारी में निशान जैन सर का एक आता है इससे का बुक, जिसमें जितने भी मतलब दो शायद 50-60 जो यूपीएससी पास किए हुए सर लोग हैं उनके जितने भी एस्से हैं वो अपने टाइम में लिखते थे, उनका एक संकलन है लगभग 100 एस्से उसमें है, तो उसमें क्वालिटी वाइज तो वो मतलब कोई उसका कंपेयर नहीं है, क्योंकि खुद मतलब जो यूपीएससी पास आउट हैं वो लिखे हैं अपना एस्से तो काफ़ी अच्छा है। और उसमें खास करके निशान जैन सर और गंगा सिंह सर उनका जो एस्से है वो तो मतलब एक तरह से याद कर लीजिए, मतलब वो जिस टॉपिक पे एस्से लिखे हैं उनसे बेटर वो एस्से हो ही नहीं सकता है और किन्हीं का। तो वो बुक एकदम 4 बार 5 बार पढ़िए पहले, उसके बाद पढ़ के सेम टॉपिक पे आप भी लिखने का ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है देख के लिखिए फिर उसको लिखिए, मतलब ऐसे के लिए बस एक बुक फॉलो किए थे। और अगर ये हो जाए उसके बाद टाइम है तो कोई भी मतलब टॉपर्स कॉपी आप चेक कर सकते हैं, विजन आईएएस में रहता है, दृष्टि के वेबसाइट पे है अवेलेबल, वहाँ से आप कंटेंट मतलब निकाल के आप कॉपी में एक नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बुक्स और ऐसे के बारे में बता दिया जीएस के बाद। ऑप्शनल को आपने कुछ दिया इसमें टाइम, क्योंकि कंपलसरी है? ऑप्शनल चूंकि अब बस क्वालिफाइंग एक हो गया है, ऑब्जेक्टिव आता है उसमें भी निगेटिव नहीं रहता है, क्वालिफाइंग है। तो जो भी मतलब आपको लगता है जिस जिस भी आप सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है आपका, वो एक अच्छा से एक कोई बेसिक रेफरेंस बुक ले लीजिए उनका और एक अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ऑप्शनल ज़्यादा मतलब अब टाइम देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको मतलब किसी भी प्रक्रिया में हेल्प नहीं करे, वो बस आपको पास आउट करने के लिए है। ओके, आपने इसके पीवाईक्यू लगाए थे मेंस के और मॉक? हाँ, मैंने प्री में भी मेंस में भी टेस्ट सीरीज वगैरह सारा ज्वाइन तो किया इनको था। एनालाइज कैसे करते थे फिर आप? इनलाइज एक तो जैसे मेंस में हमारे जैसे एक मैंने कोचिंग में टेस्ट सीरीज लिया था, तो एक प्रीति मैम थी, वो खुद 68 में एडीएमओ में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो एनालाइज करके देती थी। एक खुद से एनालाइज करते थे कि मतलब कहाँ कहाँ मेरा गलती हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन लिखते टाइम मुझे क्या क्या थाउट आया था कि मैं सही में इसमें श्योर था लिखने के टाइम या नहीं था, तो जिसमें मुझे लगता था कि मैं बस पेज भरने के लिए लिख दिया हूँ इस बार, उसको अच्छे से देखता था कि बाद में कि कैसा है ये, इसका आंसर एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है, तो ये मैं देखता था। ओके, अब मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए मेजर कौन से सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? मेजर सब्जेक्ट के बारे में बताइए, कुछ भी स्किप भी कर दें तो चीज़। सबसे प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट एक हिस्ट्री, जिसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपका जनरल साइंस हो गया और करंट अफेयर्स, लगभग 90 से 100 क्वेश्चन इसी के हैं। आपको क्या लगता है कि मेंस की बाद मेंस की जैसे तैयारी जो कर रहे हैं मेंस ओरिएंटेड, जब प्रीलिम्स आता है तो कितने टाइम पहले प्रीलिम्स पर स्विच हो जाना चाहिए? देखिए जैसे जो नए लोग हैं जो कि पहली बार देंगे, वे 3 मंथ 3.5 मंथ पहले स्विच हो जाइए। जो कि पहले से दे चुके हैं उनको आइडिया है कि वो एक अच्छा नॉलेज रखते हैं प्री का भी, वो 1-2 बार दे चुके हैं, तो वो 2 मंथ 1.5 मंथ पहले भी स्विच होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए हैं वो 3 मंथ पहले हो जाइए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर से कि हाँ 3 महीने से मैंने प्री की तैयारी की है। राइट, जैसे जब प्री और मेंस आ जाते हैं, ये जो टाइम जब एग्ज़ाम का नज़दीक होता है, तो जो आवर्स ऑफ स्टडी है या फिर प्रोडक्टिव आवर्स कैसे इंक्रीज़ करने का ट्राई करना चाहिए, या फिर कैसे इंक्रीज़ होते हैं, या फिर क्या टेक्निक्स फॉलो करें सो दैट कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा निकल गया है? क्योंकि पढ़ तो वो पहले भी रहे थे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले, बट हाँ एग्ज़ाम के जो लास्ट में आते हैं तब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़रूरत होती है, और लोग करते भी हैं ऐसा। तो इसके लिए कर सकते हैं कि नॉर्मल, जैसे बहुत बार होता है कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मतलब वो होता है कि बहुत चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो प्री जब नज़दीक आ जाए तो आप टेस्ट सीरीज जो पहले सॉल्व कर चुके हैं उसको एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या गलती हुआ था, और वो गलती क्या मतलब वो क्वेश्चन को फिर से देखने का ट्राई कीजिए, तो आपको कुछ नया हमेशा सीखने को मिलेगा। और दूसरा जैसे लाइब्रेरी वगैरह है तो वहाँ मतलब और टाइम अपना शेड्यूल बढ़ा दीजिए कि वहीं रहें। रूम आएंगे तो बहुत ज़्यादा ठाउताएंगे ये वो, कहीं बाहर एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहेंगे तो पढ़ाई
के अनुकूल रहेगा वो। सो अब लास्ट में बात आ जाती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे किया था? इंटरव्यू के लिए मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था, मतलब खुद से मतलब जब मिरर के सामने देखते थे तो मतलब बोला ही नहीं जाता था, खुद का मतलब इंट्रो नहीं दे पाते थे। फिर बाद में जैसे कुछ सीनियर लोग से बात हुआ था तो सर बोले थे 1-2 इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम लो, मतलब कोई भी नॉर्मल फ्री, उस टाइम सारे कोचिंग में लगभग ऑलमोस्ट फ्री क्लास रहते हैं, तो कहीं 1-2 जगह जाओ, पहले देखो कि क्या क्या मतलब करना होता है। तो बेसिक मैंने उसके लिए बनाया था कि मतलब मेरा बेसिक क्या है, मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा नाम, ये सब मतलब मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या क्वेश्चन उठ सकता है, मेरे पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, वो सब एक बना के थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब बात किया जा सकता है। उसके बाद अच्छे से जितना हो सके मतलब इंटरव्यू के पूरा पीरियड में मेरा सबसे अच्छा अगर बेस्ट फ्रेंड बोला जाए तो मिरर बन गया था, कि जितना ज़्यादा टाइम हो सके मिरर के आगे बिताएं, वो सबसे पॉजिटिव रहा था। ओके, सो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक बुक के पीछे मत भागो, कि इस एक सब्जेक्ट के 2 बुक पढ़ लेंगे तो ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ये देखो कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके हर बुक का। मतलब लक्ष्मीकांत का मुझे याद है मैंने 20 से 25 बार रिवीजन किया होगा। मतलब रिवीजन में वो नहीं देखना है कि 10 बार हो गया अब तो याद हो ही गया होगा, 25 बार के बाद भी आज भी जैसे 70 का तैयारी करते थे तो रिवीजन ही करते थे उसका। तो रिवीजन करने टाइम सोचना नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। वो एक तरह से अब्राहम लिंकन सर का एक था ना स्टेटमेंट, कि अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 10 घंटे का समय दिया जाता है तो मैं 6 घंटे आरी का धार बनाने के लिए दूंगा। तो रिवीजन वो आपको धार देता है ताकि आप आगे इसको एग्जीक्यूट कर पाइएगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। ओके, सो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन्होंने ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।